कि हाल ही में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बोलते हैं, उन्होंने 28 जून 2023 को नए पेट्रोल पंप की विज्ञप्तियां निकाल दी हैं। नए पेट्रोल पंप की विज्ञप्तियों से मतलब ये है कि नए पेट्रोल पंप खोलने के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं वो कंपनियों ने निकाल दिए हैं। तो अगर कोई भी आदमी अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहता है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहता है, तो वो इन्हीं विज्ञापन के थ्रू फॉर्म भर करके, एप्लीकेशन करके पेट्रोल पंप खोल सकता है और बिजनेस कर सकता है। मतलब ये है कि आपके आसपास जितने भी आप पेट्रोल पंप देखते हैं वो इसी प्रकार से खुले हैं, वो इन्हीं विज्ञापनों के थ्रू खुलते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है वो एक सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कंपनियों को जहाँ पर भी लगता है, शहर में, गांव में, जहाँ पर भी हाईवे पे लगता है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप का पोटेंशियल है, यहाँ पर पेट्रोल पंप खोला जाना चाहिए, तो वो लोकेशन का एक स्ट्रेच, एक एरिया जो कंपनीज होती हैं वो विज्ञापन के थ्रू निकालती हैं और पूछती हैं जनता से, जो भी आम आदमी उनसे पूछती हैं कि यदि आपके पास यहाँ पर ज़मीन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो जो भी लोग जो हैं पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक हैं, पेट्रोल पंप के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एकमात्र यही रास्ता है जिसके थ्रू वो जा करके भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहता है, उसको कैसे फॉर्म भरना है, क्या फिल करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें इंश्योर करना है कि आपके पास है। बहुत से पेपर्स अप्लाई करने होते हैं, लैंड की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, आप जो अप्लाई कर रहा है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है या नहीं है, ये सब चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप ये सब चीज़ें इंश्योर नहीं करते हैं, जो भी क्राइटेरिया है वो आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, या फिर जो भी पेपर्स आपको बनवा के रखने हैं अगर वो आप नहीं बनवा के रखते हैं, तो जब आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और कंपनीज आपसे बाद में पेपर मांगती हैं, आप उन्हें पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले, एप्लीकेशन देने से पहले क्या चीज़ें हमें इंश्योर करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। फॉर्म कैसे भरते हैं वो इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, बट फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है कि ये चीज़ें हैं आपके पास, वो चीज़ें हैं, आपको क्या पेपर्स बनाने हैं, स्पेशली एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं, शपथ पत्र बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपने वो शपथ पत्र बनवा के नहीं रखे हैं, बाद की डेट में अगर आप बनवाते हैं तो वो वैलिड नहीं होंगे, उन्हें फॉर्म भरने से पहले की डेट का ही बनवाना है। तो सबसे एंड में हम एफिडेविट डिस्कस करेंगे, आप वो पोर्शन जरूर देख लेंगे। उसको बनाने के बाद, वो पेपर्स आपके पास होने के बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन आगे चल के इनवैलिड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं जिसके थ्रू अप्लाई करना है। पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन कर दी गई है। तो www.petrolpumpdealerchain.in, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, www.petrolpumpdealerchain.in। बस एकमात्र यही वेबसाइट है जिसके थ्रू एप्लीकेशन करना है। इसके अलावा बहुत सारी फेक वेबसाइट चल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेबसाइट मैंने बताया है इसी के थ्रू अप्लाई करें। मैं साइट का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा। तो पेट्रोल पम्प डीलर चैन डॉट इन, www.petrolpumpdealerchain.in जब आप खोलेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। अब इस पेज पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एडवर्टीजमेंट 2018 एंड एडवर्टीजमेंट 2023। हम एडवर्टीजमेंट 2023 में इंटरेस्टेड हैं, तो इसी में जाना है। जो पुराने 2018 में लास्ट विज्ञापन निकले थे, उनकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट 2023 में हम जाएंगे क्योंकि हम नए प्रोसीजर के बारे में समझ रहे हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हम रजिस्टर कैसे करते हैं, रजिस्टर करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोकेशंस कैसे देखें, कि कंपनियों ने कहाँ पर कहाँ लोकेशन निकाली है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने शहर की किसी पोजीशन में आपके पास लैंड है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पर कंपनियों ने लोकेशन दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि अगर कंपनी जहाँ पर लोकेशन देंगी, आपके पास वहाँ पर ज़मीन है या आप वहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं, तो ही आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ लोकेशन कंपनियों ने नहीं निकाली है वहाँ पर आप पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते, क्योंकि वो उनके हिसाब से सूटेबल पोटेंशियल लोकेशन नहीं। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एरिया है जहाँ पर हम खोलना चाहते हैं उस पर कोई लोकेशन आया है कंपनियों द्वारा, किसी भी IOCL, BPCL या HPCL द्वारा, या नहीं। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेज आपको दिख रहा है, इसमें व्यू ऑल/अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब ये सारे स्टेट में जो भी कंपनियों के लोग निकले हुए एडवर्टीजमेंट, वहाँ पर आपके सारे डिटेल आ गए हैं। आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी के बारे में सर्च करना है, मान लीजिए आप BPCL का सर्च कर रहे हैं तो BPC पे क्लिक किया।
उसके अलावा आप किस स्टेट में देख रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बीपीसीएल का ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी लोकेशन आपको दिख जाएंगी। कंपनी नेम कर देंगे आप, मान लीजिए इसमें आपने कोई भी कंपनी नहीं सेलेक्ट की तो तीनों कंपनियों के दिख गए। ठीक है, अब मान लीजिए आप एचपीसी का एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, आप इस पर क्लिक कर दिया आपने। ठीक है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का नाम, स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक पेज खुल जाएगा जिसमें सारे लोकेशन के नाम होंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये लिंक खुल गई है, ये न्यूज़पेपर में जो निकला है वो है ये, और ये लोकेशंस की लिस्ट है। इस पर क्लिक किया हमने, ये पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, इसमें देखिए ये जो है इसी में आपको लोकेशन अपनी मिलेगी। आप इसमें क्या है अपना जहाँ पर भी खोज रहे हैं शहर का नाम सर्च कर सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नेम ऑफ लोकेशन है, विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफ आगरा ऑन लोहा मंडी मडिया कटरा रोड, बेलनगंज रोड ऑन बीकानेर रोड, बेलनगंज रोड और बीकानेर रोड, ये आगरा में लोकेशन निकली हुई है। ठीक है, तो ये आप लोकेशंस देख सकते हैं, आप आपकी ज़मीन कहाँ पर है उसके बेसिस पे आप ढूंढ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इजी वे में कैसे ढूंढा जा सकता है, इसके लिए हम वापस पुराने पेज पे जाते हैं, इसको बैक करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास और एक ऑप्शन है, मान लीजिए आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में देखना है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आप अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ढूंढना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें आपने अयोध्या सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अयोध्या पर जो जो लोकेशन निकाली गई है एचपीसीएल द्वारा केवल, वो लोकेशंस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, इन्होंने टोटल 20 लोकेशंस निकाली हैं अयोध्या में एचपीसीएल ने। ठीक है, इसी प्रकार से आप बैक जाइए वापस, आप वापस उत्तर प्रदेश में आईयूसीएल की लोकेशन, आईयूसीएल की लोकेशन आईयूसी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आईयूसीएल की लोकेशन निकल आएगी। ठीक है, ये आईयूसीएल की लोकेशन है। अब आपको अगर कभी अप्लाई करना है, मान लीजिए आपने क्लियर हो गया आपको कि किस लोकेशन पे अप्लाई करना है, मान लीजिए हमारा इस बिटवीन किलोमीटर स्टोन नंबर 37 एंड 39 ऑन SH83 RHS फ्रॉम करहाल टू मैनपुरी, ये लोकेशन में हमारी ज़मीन है, हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो बस अप्लाई करने के लिए आपको सीधा इसके पास जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए मांगेगा। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जो हमने सबसे पहले पेज खोला था पेट्रोल पम्प डीलर चयन .in, उसी पे वापस आ जाइए। हमने पेट्रोल पम्प डीलर चयन .in खोल लिया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट 2023 पे चले जाइए। यहाँ पर रजिस्टर नाउ ये ऑप्शन है, रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है अपनी, एक बार डिटेल डालेंगे तो आपका आईडी तैयार हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अकाउंट उसी के नाम पे क्रिएट करना है जिसके नाम से आपको डीलरशिप चाहिए, मतलब जो डीलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसी के नाम का अकाउंट खोलना है, उसी का ईमेल आईडी, उसी का मोबाइल नंबर और स्पेशली उसी का पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड सही से डालना है, गलत नहीं होना चाहिए पैन कार्ड। तो जिसके नाम से आपको डीलरशिप चाहिए उसी का नाम डिटेल्स डालने हैं और उसी का पैन कार्ड डालना है। और ये आप जो एक बार बना देंगे ये एंड तक आपके पास रहेगा, जो ईमेल आईडी आप डालेंगे इसी पे सारे कम्युनिकेशंस आएंगे कंपनी पे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या आपको कोई नया पेपर जमा करना है या कुछ प्रॉब्लम है, या आपका सिलेक्शन क्लेरिफाई हो गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गई वेबसाइट के बारे में कि रजिस्टर आपको कैसे करना है, आपको लोकेशंस कैसे देखनी है। ठीक है, अब सब कुछ आपका क्लियर हो गया कि आपने लोकेशन देख ली, किस लोकेशन में आपको अप्लाई करना है, आपने रजिस्ट्रेशन बना लिया। ठीक है, अब फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप आगे खोलेंगे तो इसका क्या प्रोसीजर है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो रही है या नहीं। उसके लिए एक तो ब्रोशर दिया गया है, पूरा ब्रोशर पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट ब्रोशर में बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, लेट्स डू इट लाइक दिस। एडवर्टीजमेंट 2023, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। सबसे पहले जो जितनी भी लोकेशंस निकाली गई हैं वो दो तरीके के मार्केट्स में निकाली गई हैं, एक रेगुलर मार्केट और एक रूरल मार्केट। जितने भी लोकेशन, जितने भी पेट्रोल पंप हाईवे पर, मतलब स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे, शहर के अंदर और म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर
लोकेशन दी गई हैं वो सभी रेगुलर आरओ में आएंगे, रेगुलर रिटेल आउटलेट में आएंगे। और उसके अलावा जितने भी हैं वो सभी ग्रामीण आउटलेट्स में आएंगे, या उनको रूरल रिटेल आउटलेट बोला जाएगा। तो आप या तो एप्लीकेशन रेगुलर में कर रहे होंगे या रूरल में कर रहे होंगे, वो आपकी लोकेशन कहाँ निकली होगी उस पर डिपेंड करता है। हाईवे पे होगी, शहर के अंदर होगी, या म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर होगी, तो वो रेगुलर है, अदरवाइज वो रूरल है। रिजर्वेशन कैटेगरीज ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी लोकेशन जब निकलेगी तो उसके सामने उसकी कैटेगरी बताई होगी कि ये किस कैटेगरी के लिए निकली हुई है। केवल उसी कैटेगरी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशंस जो निकली है वो वहाँ पर आपकी ज़मीन है, पर आप कैटेगरी में फॉलो नहीं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई करेंगे तो आगे चल के आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाना है। तो ओपन हो गया सबसे पहले। ओपन यानी कि ये सभी के लिए खुला हुआ है, सबके लिए ओपन है। जनरल भी डाल सकता है, ओबीसी एससी एसटी सब डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ओबीसी। ओबीसी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट या पिछड़ी जाति जो बोलते हैं उसके ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एससी। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो जो शेड्यूल कास्ट की लोकेशंस निकलेंगी यानी एससी के लिए निकलेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एससी वाले यानी शेड्यूल कास्ट वाले या अनुसूचित जाति वाले ही अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, तो सिर्फ एसटी वाले ही उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद 3 अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, CC1, CC2 और PS। सबसे पहले CC1 यानी कंबाइंड कैटेगरी 1। इसमें आते हैं डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री पर्सनल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के PSU एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये लोग आ गए आपके CC1 में। अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तो आप CC1 में अप्लाई कर सकते हैं। CC2 आ गया। CC2 में है कंबाइंड कैटेगरी 2 जिसे बोलते हैं। उसमें है आपके आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सनस, वो एसपीज बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ये सर्टिफिकेशन मिलता है अगर कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहा होता है तो वो कर सकता है अप्लाई। या फिर इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो CC2 में अप्लाई कर सकते हैं। फिर PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो इसका भी सर्टिफिकेशन होता है, जो लेवल का होना चाहिए PH, अगर वो सर्टिफिकेशन है आपके पास तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। CC1 CC2 और PH जो है वो अलोन नहीं आते हैं, वो हमेशा किसी कास्ट के साथ आएंगे। मतलब कि आपका ऐसे निकल सकता है कि OBC CC1, तो अगर आप ओबीसी में भी हैं और CC1 में भी हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ओपन CC1 आया तो आप ओपन में यानी कि कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, बट CC1 होने चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर STPH आया तो आप शेड्यूल ट्राइब के भी होने चाहिए और साथ में आप PH सर्टिफिकेट होल्डर भी होने चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस, कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10वीं होनी चाहिए, 10वीं पास। मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। एज जो है वो 21 ईयर्स टू 60 ईयर्स यानी 21 साल से 60 साल तक होना चाहिए। 60 के ऊपर नहीं और 21 के नीचे नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। लैंड थोड़ा सा विस्तार में डिस्कशन होगा आगे चल करके। लैंड के बेसिस पे काफ़ी चीज़ें डिवाइड करेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। टाइप ऑफ साइट्स। टाइप ऑफ साइट्स, कंपनीज जो है वो जो विज्ञापन निकालती हैं वो 2 कैटेगरीज में निकालती हैं। 2 प्रकार के साइट्स होते हैं। पहला होता है CC साइट या AA साइट, सॉरी CC साइट या A साइट्स। CC साइट्स या A साइट्स वो साइट्स होते हैं जिसमें कंपनी जो है, जो भी एप्लीकेंट होता है उससे ज़मीन लीज पे ले लेती हैं, उसके अगेंस्ट में उसको किराया देती हैं और पंप पूरा बनाने की जिम्मेदारी स्वयं लेती है। पूरा पंप कंपनी स्वयं बनाती है। केवल जो एप्लीकेंट है उसको एक रोड लेवल तक समतल जमीन बाउंड्री वॉल के साथ देनी होती है। कंपनी स्वयं पूरा पंप बनाती है और चलाने की जिम्मेदारी एप्लीकेंट या डीलर की होती है। DC साइट या B साइट्स। DC साइट या B साइट्स वो साइट्स हैं जिसमें ज़मीन जो होती है वो एप्लीकेंट के पास ही होती है, एप्लीकेंट की होती है, उससे कंपनी को लीज नहीं करना होता है। पर यहाँ पर पंप बनाने की मैक्सिमम पार्ट की जिम्मेदारी जो होती है वो डीलर की होती है, एप्लीकेंट की ही होती है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ मशीन जिससे तेल निकलता है, डिस्पेंसिंग यूनिट्स जिसे बोलते हैं वो, और टैंक्स और उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं पाइपलाइंस वगैरह, बस वो प्रोवाइड करती हैं। बाकी पूरी जो जिम्मेदारी होती है पंप बनाने की वो डीलर की होती है और लैंड भी उसी के नाम पे रहती है। तो अब हम लैंड के बारे में बात करते हैं कि ज़मीन जो होती है वो उसका क्या हिसाब है। वो लैंड आपके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लीज होनी चाहिए, खरीदी हुई होनी चाहिए, क्या होना है। तो लैंड के बेसिस पे हर एक एप्लीकेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रुप 1,
ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो ग्रुप 1 में वो लोग आते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है, जब अप्लाई करने जा रहे हैं वो उससे पहले उनकी डेट में, जिस भी डेट में वो एप्लीकेशन कर रहे हैं उस डेट में उनके पास या तो ज़मीन खुद उनके नाम पर होनी चाहिए या फिर उनके फैमिली में किसी के नाम पर होनी चाहिए। तो फैमिली में कौन कौन आता है इसकी एक लिस्ट है, जिसमें मदर, फादर, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर, काफ़ी लोग आ जाते हैं। वो फैमिली का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो अगर एप्लीकेंट के उस रिलेशन में किसी के पास ज़मीन है, या एप्लीकेंट के खुद नाम पर ज़मीन है, या फिर यही लोगों के नाम पे कम से कम 19 साल 11 महीने की लीज है, लॉन्ग लीज बोलते हैं इसे, 19 साल 11 महीने, आप लगभग लगभग 20 साल मान सकते हो। एप्लीकेशन की डेट्स में, एप्लीकेशन की डेट में कम से कम 20 साल के लिए अगर आपके पास लीज है, या आपके फैमिली, क्लोज फैमिली में जो है उनके पास लीज है, तो आप ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 फॉर्म ऑफर बोलता है किसी थर्ड पर्सन का, मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन जो भी एप्लीकेशन की डेट है आपकी, जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस डेट में आपके पास एक फर्म ऑफर है, यानी कि एक थर्ड पार्टी ने एक एफिडेविट या एक शपथ पत्र दे रखा है कि यदि इनका सिलेक्शन होता है तो मैं इनको या तो ज़मीन बेच दूंगा, या फिर मैं इनको 19 साल 11 महीने के लिए ज़मीन जो है वो लीज पर दे दूंगा। तो ये ग्रुप 2 आता है, इसे फॉर्म ऑफर बोलते हैं, फॉर्म ऑफर बाय थर्ड पार्टी। ग्रुप 3 ये सिर्फ और सिर्फ ST ST के लिए है, जहाँ पर किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई फॉर्म ऑफर नहीं है, तो भी वो SC ST वाली लोकेशंस में वो इंसान जो है अप्लाई कर सकता है, उसे ग्रुप 3 बोला जाता है। अगर किसी के पास भी ज़मीन नहीं रहेगी, कोई भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में नहीं रहेगा या क्वालिफाई नहीं करेगा, तो फिर कंपनी ग्रुप 3 पे जाती है, और ग्रुप 3 वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनको एक 90 दिन का समय देती है और बोलती है कि आप इस 90 दिन में ज़मीन खोज के हमारे पास लाएं। अगर आप ज़मीन खोज के लाते हैं, फिर वो किस बेसिस पे लाते हैं, फॉर्म ऑफर पे लाते हैं या खुद के नाम पर लाते हैं, उस हिसाब से उन्हें वापस ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में डाल दिया जाता है। तो ग्रुप 1 2 3 का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया कि लैंड आपके पास जिस प्रकार से होगी उस हिसाब से आपको या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में डाला जाएगा। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 का कंपनी करती क्या है, कंपनी सबसे पहला प्रेफरेंस देती है ग्रुप 1 को। किसी भी लोकेशन में ग्रुप 1 में जितने भी लोग होंगे उनमें से पहले, सबसे पहले सिलेक्शन होगा, और मान लीजिए उनमें से कोई भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए या ग्रुप 1 में कोई हुआ ही नहीं, तो कंपनी ग्रुप 2 में जाएगी। अगेन ग्रुप 2 में फिर वो वही चीज़ें करेगी, सिलेक्शन करने का प्रयास करेगी। अगर सब कुछ सही रहा, कोई सेलेक्ट हुआ और उसको पम्प मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज ग्रुप 2 के लोग एक एक करके क्लियर होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, और फाइनली ग्रुप 2 में कोई नहीं बचेगा, तब कंपनी ग्रुप 3 में आएगी। तो हमेशा यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा फर्म हो, तो प्रयास करते हैं लोग कि ग्रुप 1 में अप्लाई करें, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ग्रुप 1 को मिलने वाली है। ठीक है, ये सिलेक्शन गाइडलाइंस जो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और रेगुलर आर है या रूरल आर है जो कंपनी ने निकाला है, तो उसके बेसिस पे है कि रेगुलर आर में जनरल, OBC और SC ST के लिए 10,000, 5,000 और 3,000 फीस है। वहीं अगर वो रूरल में अप्लाई करता है जनरल, तो 8,000, OBC रूरल में अप्लाई करता है तो 4,000, या कोई SC ST कैंडिडेट रूरल में अप्लाई करता है तो 2,500 फीस लगती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस हो गई। एप्लीकेशन फीस के अलावा दो फीस और होती हैं, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉन रिफंडेबल फिक्स्ड फी बोलते हैं जिसे। तो ये पैसा और देना होता है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के आर में अप्लाई कर रहे हैं और आपका कैटेगरी किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो रेगुलर आर के केस में ओपन को 5 लाख, OBC को 4 लाख और SC ST को 3 लाख देना होता है एज अ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। रूरल आर के केस में रूरल आउटलेट्स पे जो अप्लाई करते हैं, अगर ओपन अप्लाई कर रहे हैं तो 4 लाख, अगर OBC कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 लाख, और अगर SC ST में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 लाख। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिक्स्ड फी जिसे बोलते हैं, रेगुलर आर के केस में अगर A साइड में कोई अप्लाई कर रहा है या CC साइड में कोई अप्लाई कर रहा है रेगुलर आर के केस में, तो 30 लाख। इसमें अपना कैटेगरी नहीं डिपेंड करती है। और अगर B साइड में अप्लाई कर रहे हैं या DC साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो 15 लाख। इस तरह रूरल आर के केस में अगर CC साइड या A साइड है तो 15 लाख, और DC या B साइड है तो 5 लाख। अब A साइड और B साइड के केस में एक डिफरेंस और है कि B साइड के जो केस होते हैं वहाँ पर अगर किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पर सिलेक्शन करने की प्रक्रिया ये होती है कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स होते हैं। अगर B साइड है, यानी कि जिसमें कंपनी ज़मीन नहीं लेगी, वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बीच में ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, यानी लॉटरी होती है, और जिसका भी नाम आता है सबसे पहले उसको मौका दिया जाता है।
अगर उसका सब कुछ सही रहा, आगे बढ़ा और सब कुछ हो गया, पंप लग गया, तो वो बिजनेस करने लगता है। अदरवाइज अगर उसका कैंसिलेशन होगा तो वापस जितने लोग बचे उनका फिर से ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, फिर से लॉटरी होगी, फिर जिसका नाम आएगा फिर उसके साथ वही प्रक्रिया होगी। लेकिन ए साइट या सीसी साइट्स जो होती हैं उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स नहीं होता है। जब भी अप्लाई करना होता है, जब कैंडिडेट अप्लाई करता है उसी समय उसको एक बिडिंग अमाउंट भरना होता है। वो उस साइट के लिए बिड करता है, जो सबसे ज़्यादा हाई बिड करता है उसको मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो फिक्स फी देख रहे हैं, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिख रहे हैं, तो ए साइड के केस में ये बिडिंग अमाउंट ही है जो 30 लाख है, ये मिनिमम बिडिंग अमाउंट है। मतलब आपको कम से कम 30 लाख तो बिड करना ही है। 30 लाख के ऊपर आप कितना भी बिड कर सकते हैं रेगुलर आर के केस में। ठीक इसी तरह रूरल आर के केस में आपको मिनिमम 15 लाख बिड करना है, उसके ऊपर आप कितना भी बिड कर सकते हैं। जो भी सारे जब आपके एप्लीकेशन का टाइम खत्म हो जाएगा तो कोई भी लोकेशन जब चुनी जाएगी तो उसमें चेक किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर कौन है, सबसे हाई किसने बिड किया है। जो हाई सबसे बिड किया होगा उसी को मौका दिया जाएगा, और उसको एज अ फिक्स फी उसने जो भी बिड किया होगा, मान लो उसने 55 लाख बिड किया है अगर किसी साइड के लिए, तो उसे वो 55 लाख रुपए एज अ फिक्स फी देना होगा। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एफिडेविट्स। एफिडेविट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, उनके पास ज़मीन भी रहती है, सब ठीक रहता है, बट पेपर्स उनके पास नहीं होते हैं। जब कंपनी लास्ट में पेपर्स मांगती है तो उनके पास पेपर्स ही नहीं होते हैं, और सही टाइम पे अगर वो पेपर्स वो नहीं जुटा पाते हैं तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये पेपर्स आपके पास एप्लीकेशन करने वाले दिन से पहले होने चाहिए, उस डेट में या उस डेट से पहले होने चाहिए। तो अपेंडिक्स 10A 10B, ये सारे जितने भी अपेंडिक्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे जो है ब्रोशर में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं लिंक वगैरह मिलेगी तो कमेंट कर दोगे आप लोग, तो भेज दूँ, मैं भी लिंक दे दूंगा इनके। तो अपेंडिक्स 10A या 10B जो होता है वो एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो 10A जो है, कोई भी इंडिविजुअल अगर आदमी है तो उसको अपेंडिक्स 10A 100 रुपये के स्टैम्प पे बनवाना है। अगर कोई 10B है तो उसे 100 रुपये के स्टैम्प पे, सॉरी, अगर कोई फर्म है, कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, कोई फर्म है, उस फर्म को अप्लाई करना है तो उसको 10B डालना होगा। जनरली 100 रुपये के स्टैम्प पे भी हो जाता है, सेफ साइड रहने के लिए आप 500 रुपये के स्टैम्प पे बना सकते हैं। तो ये कोई मेरी लीगल राय नहीं है, जो भी आपके एरिया में चलता है, अगर आप 500 रुपये के स्टैम्प पे बनाओगे तो वो बेस्ट है। तो अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है उसको अप्लाई करना है तो उसको सबको 10A बनवाना होगा 500 रुपये के स्टैम्प में, और इसको बना के आपको नोटरी भी करवाना होता है। इस तरह अगर कोई फर्म है तो उस फर्म को 10B बनवाना होता है। अपेंडिक्स 3 क्या है? अपेंडिक्स 3 आपका लैंड से रिलेटेड होता है। तो अगर आपने किसी से भी फॉर्म ऑफर लिया है, मान लीजिए आप ग्रुप 1 में है और आपकी किसी फैमिली के आदमी है, कोई फैमिली मेंबर जो है उसके नाम पर ज़मीन है, तो वो आपको एक अपेंडिक्स 3 बना के देगा जिसमें वो लिखेगा कि अगर इनका सिलेक्शन होता है तो मैं इनको ज़मीन या तो बेच दूंगा या तो इनको 19 साल 11 महीने के लिए लीज पे दे दूंगा। तो ये अपेंडिक्स 3 है, ये ग्रुप 1 के केस में बनेगा, और ग्रुप 2 के केस में तब बनेगा, मतलब ग्रुप 2 के केस में भी बनेगा, लेकिन उसमें जो है एक थर्ड पार्टी जो आदमी होगा वो अपेंडिक्स 3 बना के देगा। तो ये एक तरीके से बेसिकली शपथ पत्र एग्रीमेंट है, जो एप्लीकेंट है वो और जिसके पास लैंड है उसके अंदर। तो अगर जमीन खुद स्वयं जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, उसके नाम पर है तो उसको अपेंडिक्स 3 नहीं बनवाना है। अदरवाइज हर केस में अपेंडिक्स 3 बनेगा। अगर फैमिली मेंबर के पास है तो फैमिली मेंबर बना के देगा, अगर कोई तीसरा आदमी के पास है यानी ग्रुप 2 में है तो वो बना के देगा। उसके बाद अपेंडिक्स 6 जो है वो SC ST के केस में लगता है। ये कास्ट से रिलेटेड ये है कि जिसमें एक फॉर्म टाइप का बन के आता है। ये इसमें ये शपथ पत्र नहीं है, इसको इस पे स्टैम्प पे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बेसिकली बनाते हैं और लिख के देते हैं कि हाँ ये सो एंड सो इंसान जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, इसको हम सत्यापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपेंडिक्स 7A। अपेंडिक्स 7A ये भी बेसिकली एक कास्ट को लेकर के है, ओबीसी के लिए, कि ओबीसी के क्रीमी लेयर में आप फॉल नहीं करते हैं। ओबीसी में केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो नॉन क्रीमी लेयर में, उन्हीं को ओबीसी कास्ट का रिजर्वेशन का, ओबीसी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का फायदा है वो दिया जाता है। तो 7A बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन ही है। तो अगर आप ओबीसी में अप्लाई कर रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर में तो आपको अपेंडिक्स 7A रखना है। इस तरह 6 का मैंने बताया कि अगर आप SC ST में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अपेंडिक्स 6 होना चाहिए। आप अगर अगर आपके स्वयं के नाम पर जमीन नहीं है, किसी फैमिली मेंबर के नाम पर है या किसी तीसरे पर्सन से एग्रीमेंट करके आप कर रहे हैं, तो आपके पास अपेंडिक्स 3 होना चाहिए। और हर एक आदमी को, जो भी इंडिविजुअल आदमी कर रहा है या औरत कर रहा है, उसको पास अपेंडिक्स 10A होना चाहिए।
और अगर कोई फॉर्म अप्लाई कर रही है तो उसके पास अपेंडिक्स 10 भी होना चाहिए। तो ये पेपर्स बेसिकली आपको अप्लाई करने वाली डेट के होने चाहिए, या तो उस डेट के या उससे पहले के, उसके बाद के नहीं होने चाहिए। अगर उसके बाद के आप देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सेफ साइड रहने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा स्टैम्प पेपर, जैसे कि अपेंडिक्स 10 के लिए आपको स्टैम्प पेपर चाहिए होंगे। अपेंडिक्स 3 में मान लीजिए आपके पास 5 लैंड ओनर्स हैं जो आपकी फैमिली के ही हैं, 5 लोग, या फिर बाहर के 5 लोग हैं, उनके नाम पे जमीन है उन 5 लोग के, तो उन पांचों की तरफ से आपको अपेंडिक्स 3A लिखना है, सॉरी अपेंडिक्स 3 लेना है। तो उन सबके नाम पर स्टैम्प पेपर होना चाहिए एक एक, जिसपे आप बनवा सके वो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैं लास्ट में थोड़ा सा ये डिस्कस करता हूँ कि पैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैन नंबर आप जब डालेंगे तो वो चीज़ ध्यान से डालिएगा, वही पैन हमेशा जुड़ जाएगा आपके एप्लीकेशन से। दूसरा, नाम आपको देखना है कि आपका क्या नाम करंटली चल रहा है। बहुत लोग का ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट में अलग नाम है, पैन में अलग नाम है, आधार में अलग नाम है, थोड़ा सा ही अंतर आ गया, सिंह आ गया, कुमार चला गया, सिन्हा अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका एग्जैक्ट नाम क्या है प्रोफेशनली वे में जो आप लेते हैं, उसी नाम से फॉर्म भरना है और सारे पेपर फिर उसी हिसाब से बनाने हैं। आपका जो 3A बनेगा या 10A बनेगा, जितने भी शपथ पत्र बनेंगे, जितने भी पेपर्स बनेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें जो नाम डालेंगे, रजिस्ट्रेशन में जो नाम डालेंगे, वो सेम नाम होना चाहिए। तो नाम ध्यान रखेंगे, नाम अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो बार बार आपके पेपर्स दिक्कत में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली एफिडेविट वाला पार्ट, कि आपके पास शपथ पत्र होने चाहिए, क्योंकि बाद में आप स्टैम्प खरीदने जाएंगे तो हो सकता है आपको स्टैम्प उस डेट के मिले नहीं, बाद के डेट के, तो आपके पास ये दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। साथ में एक चीज़ और लास्ट में ध्यान रखनी है कि जिसकी तरफ से शपथ पत्र बनेगा, एफिडेविट बनेगा, स्टैम्प पेपर हमेशा उसके नाम पे ही खरीदना है। मतलब जब आप अपेंडिक्स 10A बना रहे हैं या 10B बना रहे हैं तो आप उस आदमी के, एप्लीकेंट के नाम पे लेंगे स्टैम्प पेपर, क्योंकि वही शपथ पत्र दे रहा है, वो अपने बारे में दे रहा है। अपेंडिक्स 3 जब आप बनाएंगे, अपेंडिक्स 3 में क्या है कि लैंड ओनर जो है वो शपथ पत्र देता है, तो जो लैंड ओनर होगा उसके नाम पर लिया जाएगा। मान लीजिए 3 लैंड ओनर्स हैं तो हर एक के नाम पे अलग अलग स्टैम्प पेपर लिया जाएगा और एक के नाम पे अलग अलग अपेंडिक्स 3 बनेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये अगर चीज़ें आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और फॉर्म भरते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं जो ध्यान रखना, दिमाग में रखना जरूरी है फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है वो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। आशा है आप लोग की जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं इसको भरने में आ रही होंगी, या अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो उसको कैसे आगे चलना है, आपको एक हल्का सा रास्ते पे रोशनी मैंने डाली होगी। धन्यवाद।